नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज फलस्तीन को संप्रभु देश की मान्यता देने की सूची में अब 6 और देशों का नाम जुड़ गया है। पहले ही ब्रिटेन, जर्मनी जैसे यूरोपीय देश इजरायल की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए फलस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। फलस्तीन के लिए बढ़ते इस समर्थन के बीच इजरायल के साथ ही अमेरिका भी ग्लोबल स्टेज पर साइडलाइन होता नजर आ रहा है। यूरोप की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है, उसने अमेरिका के सामने भी संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि ट्रंप फलस्तीन के खिलाफ है। लेकिन अब दुनिया ने इजरायल को किया किनारे, फलस्तीन बना आजाद देश। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। परमाणु बम बनाने की तैयारी में ईरान, 70 सांसदों ने सरकार को लिखी चिट्ठी। 28 सितंबर से ईरान पर लागू होंगे संयुक्त राष्ट्र के सख्त प्रतिबंध। रूसी जेट आया तो उड़ा देंगे, नाटो ने हवाई क्षेत्र में घुसपैठ को लेकर दी रूस को चेतावनी। रूसी हमलों के खौफ में जेलेंस्की पहुंचे अमेरिका। पाकिस्तानी एयरफोर्स की अपने ही नागरिकों पर बमबारी पर भड़का गुस्सा, सेना ने टीटीपी पर फोड़ा ठीकरा। मानवाधिकार आयोग ने की जांच की मांग। और चलते चलते में देखेंगे, पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया है सूरज, नासा के वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र के बाद अब भारत ने कॉमनवेल्थ में की सुधार की मांग, कहा आज की सच्चाई से दूर है संगठन। यूएन महासभा के इतर आयोजित की गई थी मंत्री स्तर की बैठक। मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, बाइडेन को फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से न रोकने पर पूर्व उपराष्ट्रपति हैरिस ने जताया अफसोस। अमेरिकी राजनीति में छिड़ी नई बहस। डेनमार्क के बाद नॉर्वे के ओस्लो एयरपोर्ट के ऊपर उड़ान भरते देखे गए संदिग्ध ड्रोन, घंटों बाधित रहे एयर स्पेस। पोलैंड और एस्टोनिया में संदिग्ध रूसी ड्रोन्स देखे जाने के बाद से चिंता में यूरोप। नई कूटनीति की शुरुआत कर रहे सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा, यूएन में 60 साल बाद अमेरिका से हुई वार्ता। आतंकवाद, सुरक्षा और इजरायल सीरिया संबंधों पर की चर्चा। तो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया से अमेरिका का दबदबा कमजोर पड़ गया है। अब यूरोप अमेरिका से अलग रास्ता अपना रहा है। अभी तक अमेरिका का फैसला यूरोप का फैसला माना जाता था और अमेरिका जिसका विरोध करता था, यूरोप भी उसका विरोध शुरू कर देता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका और यूरोप अलग अलग रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इजरायल समर्थक नीतियों ने पूरे यूरोप को नाराज कर दिया है। एक तरफ ट्रंप आंख बंद कर नेतन्याहू के गजा पर किए जा रहे हमलों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो यूरोप इजरायल से हर तरह के रिश्ते तोड़ने पर आमादा दिखाई दे रहा है। इजरायल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। ट्रंप फलस्तीन को मान्यता देने के खिलाफ है, तो यूरोप फलस्तीन को देश के रूप में मान्यता दे रहा है। 4 देश तो पहले ही फलस्तीन को मान्यता दे चुके थे और अब यूरोप का एक और शक्तिशाली देश फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया है। फ्रांस सहित आधा दर्जन देशों ने आजाद फलस्तीन देश के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में फलस्तीन को मान्यता दिए जाने का ऐलान किया है और इस दौरान फ्रांस में 86 जगहों पर फलस्तीन के झंडे फहराए गए। कई जगहों पर बड़े आयोजन भी किए गए। फ्रांस सरकार ने फलस्तीन को मान्यता देने का जश्न मनाने या फिर झंडा फहराने पर रोक लगा रखी थी। इसके बाद भी बड़े पैमाने पर फलस्तीन की आजादी के लिए जश्न का आयोजन किया गया। फ्रांस के अलावा अंडोरा, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा और मोनाको ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। जिस तरह से तमाम देश फलस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने गजा में शांति के लिए एक प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक के दौरान मुस्लिम देशों के साथ बैठक रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ एक बहुपक्षीय बैठक करने वाले हैं। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने बताया कि ट्रंप मुस्लिम देशों के सामने गजा में शांति और सीजफायर के बाद शासन के लिए एक प्रस्ताव पेश करेंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्लान में मुख्य तौर पर 3 बातें हैं। पहला, बंधकों की रिहाई, दूसरा, गजा से इजरायल की वापसी पर बातचीत और तीसरा, युद्ध के बाद गजा में ऐसा शासन स्थापित करना जिसमें हमास की कोई भूमिका ना हो। ट्रंप ये भी चाहते हैं कि अरब और मुस्लिम देश गजा में सैन्य बल भेजने पर सहमत हो, जिससे इजरायल की गजा से वापसी संभव हो सके। गजा के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक मदद का जिम्मा भी अरब और मुस्लिम देश अपने ऊपर ले। वैसे फ्रांस गजा में अंतरराष्ट्रीय सैन्य समूह की तैनाती की बात तो पहले ही कह चुका है और अब ट्रंप का प्रस्ताव भी उसी तरफ बढ़ता दिख रहा है, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि अमेरिका अलग थलग पड़ता दिख रहा है और दूसरा,
जिस तरह से फलस्तीन को समर्थन मिल रहा है, इजराइल के खिलाफ दुनिया भर के मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं, उससे इजराइल के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। इजराइल को संकट से बचाने के लिए ही अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गजा में सीजफायर कराने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। लेकिन ट्रंप इस कोशिश में कामयाब हो पाएंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह से हमास के खिलाफ ट्रंप के तेवर दिखाई दे रहे हैं, उसे लेकर मुस्लिम देश नाराज है। तुर्की की तरफ से तो साफ कह दिया गया कि वो हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता। ऐसे में हमास को गजा से पूरी तरह से समाप्त करने का प्रस्ताव वो मंजूर नहीं करेंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो ईरान पर अमेरिका और यूरोप के दबाव में संयुक्त राष्ट्र के सख्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी पूरी हो गई है। 28 सितंबर यानी रविवार से ईरान पर यूएन के सख्त प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। साफ है, यूरोप और अमेरिका की तरफ से ईरान को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। तो ईरान रूस और चीन के साथ संबंध तेजी से बढ़ा रहा है। वहीं उसने ये भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के दबाव में कोई भी काम नहीं करेगा और अपना परमाणु कार्यक्रम किसी भी हाल में बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक जरूरतों के लिए है। उसका परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका और यूरोप ईरान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उसके बाद ईरान के अंदर तेजी से परमाणु बम बनाने का दबाव बढ़ने लगा है। ईरान की जनता ही अब इसकी मांग कर रही है और इसका कारण भी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की तरफ से तीखी बयानबाजी की जा रही है। दोनों ही देश ईरान पर हमला भी कर चुके हैं और हालात जो संकेत दे रहे हैं, उसमें इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। और अगर इजराइल ईरान पर हमला करेगा तो अमेरिका का साथ उसे मिलेगा, यह भी तय है। इजराइल और अमेरिका को जवाब देने की तैयारी ईरान करने में जुटा हुआ है। हाल ही में ईरान ने 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया और अब ईरान के 70 सांसदों ने परमाणु बम बनाने की डिमांड सरकार से की है। सांसदों ने तर्क दिया कि लगभग 20 साल पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने जो फतवा जारी किया था, जिसे अंतिम धार्मिक आदेश भी कहा जाता है, वो परमाणु बमों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। तकनीकी रूप से उन्हें बनाने या उन्हें रखने पर रोक नहीं लगाता। ईरान का परमाणु बम उसकी सुरक्षा की गारंटी होगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक पागल देश भी है। इजराइल का पागलपन ईरान की सुरक्षा के लिए संकट पैदा कर रहा है। इजराइल किसी भी अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान किए बिना किसी भी देश पर हमला करता है और निर्दोष लोगों की जान लेता है। इसलिए ईरान को अपनी सुरक्षा का हर उपाय करना चाहिए। ये बात तो आप जानते ही हैं कि ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने का ऐलान भी कर दिया। दरअसल यूरोप के 3 शक्तिशाली देश फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, जिन्हें E3 के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते को एक तरफा बताते हुए रद्द कर दिया, जिसके बाद ईरान पर 2015 के पहले के लगाए गए सख्त प्रतिबंध लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। 28 सितंबर से ईरान पर यह प्रतिबंध लागू हो जाएंगे और इससे नाराज अब ईरान परमाणु बम बनाने की तैयारी तेज कर सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस और नाटो में बढ़ते तनाव की। तो यूक्रेन से जंग के बीच अब रूस और नाटो में भी संघर्ष छिड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। नाटो ने तो सीधे सीधे चेतावनी ही दे दी है कि अब अगर रूस की तरफ से कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई की गई तो इस बार उसे नहीं बख्शा जाएगा। दरअसल पोलैंड में रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ के बाद से ही पूरा यूरोप चिंता में दिखाई दे रहा है। पोलैंड में तो नाटो की सेना तक उतार दी गई, फाइटर जेट्स की तैनाती भी कर दी गई, लेकिन रूस के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टे पोलैंड के बाद रोमानिया, फिर एस्टोनिया, यहां तक कि बाल्टिक सी में भी रूस के घुसपैठ की खबरें आई, जिसे लेकर अब नाटो भड़क गया। उसने संयुक्त राष्ट्र में रूस को सख्त चेतावनी दे दी। नाटो देशों ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि अब अगर किसी भी रूसी विमान या मिसाइल ने हमारी हवाई सीमा का उल्लंघन किया तो उसे बिना कोई देर किए मार गिराया जाएगा। बाद में रूस शिकायत लेकर हमारे पास ना आए। हालांकि रूस अब तक इन सभी आरोपों से इनकार करता रहा है। उसका साफ कहना है कि उसके विमानों ने सभी अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन किया है। लेकिन अब नाटो के इस बयान ने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि अब कभी भी नाटो देश और रूस आमने सामने हो सकते हैं। इनके बीच लड़ाई छिड़ सकती है। उधर यूक्रेन पर तो पहले से ही रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की शरण में पहुंच गए हैं। वैसे तो उनका यह अमेरिका दौरा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए है, लेकिन इस दौरान वो ट्रंप से अलग से मुलाकात भी करेंगे। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि अब अमेरिका और यूरोप की ओर से रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि उस पर सुलह या समझौते का दबाव बढ़े। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप रूस पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे?
इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सैंक्शन से वो रूस पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे। ये देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में आए दिन बलूच आर्मी की तरफ से हमले की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही लोगों पर बमबारी कर दी, जिसे लेकर बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने 21 सितंबर की देर रात खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तिराह घाटी के एक गांव पर चीन के J-17 विमानों से 8 लेजर गाइडेड बम गिराए थे। उसने अपने ही देशवासियों पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। बचावकर्मी अभी भी मलबे में लोगों की तलाश कर रहे हैं। इस घटना से पूरे देश में सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया है। सेना के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस का दावा है कि यह धमाका तहरीक तालिबान के विस्फोटकों से हुआ है। यानी सेना अब यह मानने को भी तैयार नहीं है कि उसने ही अपने देश के बेकसूर नागरिकों पर हमला किया। लेकिन उनकी पोल खुद पाकिस्तानी नेता ने ही खोल दी है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रांतीय विधायक अब्दुल गनी अफरीदी ने घटनास्थल का दौरा किया और इसके बाद उन्होंने सारा सच सबके सामने रख दिया। उन्होंने घटनास्थल पर मौजूद LS-6 बम के टुकड़े दिखाया और बताया कि यह विस्फोट तहरीक तालिबान ने नहीं किया, बल्कि इसके लिए पाकिस्तानी वायुसेना जिम्मेदार है। अफरीदी ने पाकिस्तानी सरकार पर अपने ही नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और इंसाफ की मांग की है, जबकि स्थानीय मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान की वायुसेना इन हमलों के जरिए आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके निशाने पर नागरिक आ गए। मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इस मामले में तुरंत जांच बैठाई जाए और जिम्मेदारों पर एक्शन हो। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि आम लोगों के जीवन की रक्षा हो। वहीं इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने भी शहबाज सरकार को निशाने पर ले लिया। जेल में बंद पूर्व PM इमरान खान की पार्टी PTI ने तो अंतरराष्ट्रीय समुदायों से हस्तक्षेप की मांग कर दी। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ खुला अपराध बताया है। ऐसे में इस घटना को लेकर पाकिस्तान सरकार बुरी तरह से घिर गई है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे सूरज को लेकर वैज्ञानिकों के बड़े खुलासे की। तो अंतरिक्ष को लेकर वैज्ञानिक जितनी रिसर्च करते हैं उतने ही चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। अगर सूरज की बात की जाए तो आपके मन में भी ऐसे कई सवाल उठते होंगे कि अगर सूरज ना हो तो क्या पृथ्वी पर जीवन मुमकिन है। सवाल यह भी है कि सूरज नहीं होगा तो रोशनी कैसे आएगी। कई के मन में आता होगा कि अगर सूरज ने अपना तेज बढ़ा दिया तो उसके क्या नतीजे होंगे। और अब नासा के वैज्ञानिकों ने सूरज को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि सूरज की गतिविधियां 2008 से धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ये 11 साल के चक्र से बाहर जा रही है। यानी नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि सूरज इस समय असामान्य रूप से ज्यादा एक्टिव हो गया है। दरअसल सूरज हर 11 साल में एक चक्र से गुजरता है, जिसे सोलर साइकिल कहते हैं। इसमें सूरज की गतिविधियां पहले बढ़ती हैं, जिसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है, और फिर कम हो जाती हैं, जिसे सोलर मिनिमम कहा जाता है। इस दौरान सूरज पर धब्बे, सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। सोलर मैक्सिमम में सूरज के मैग्नेटिक पोल्स आपस में बदल जाते हैं। हाल ही में सौर तूफानों और ध्रुवीय रोशनी की घटनाओं में काफी तेजी देखी गई, जो इसकी बढ़ती गतिविधियों का संकेत है। इससे यह साफ होता है कि सूरज जाग रहा है और इसका सीधा असर धरती पर पड़ सकता है, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, GPS सिस्टम और पावर ग्रिड में दिक्कतें आना। साफ है कि आने वाले वक्त में सूरज की बढ़ती सक्रियता धरती पर टेक्नोलॉजी और स्पेस मिशनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली है, और साथ ही इसका असर लोगों के जीवन पर भी पड़ेगा। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। अब सौर गतिविधियों पर वैज्ञानिकों ने नजर बनाई हुई है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।